दोस्तों नमस्कार। आज एक बेहद गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए रूबरू हूं। क्या नरेंद्र मोदी अपने 11 साल के पॉलिटिकल करियर में, प्रधानमंत्री के करियर में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने जा रहे हैं? और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ उड़ान भर रहे थे, अडानी साहब के हवाई जहाज में बैठ करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी 3 दशक के बाद, उन नरेंद्र मोदी ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि 2025 के मार्च महीने में उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मोर्चों पर बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। और ये मुकाबला बेहद कड़ा है। ये नीतीश कुमार वाला भी मामला नहीं है। ये तीन मोर्चे क्या हैं और क्या परिस्थितियां हैं, और नरेंद्र मोदी क्या इन चुनौतियों से लड़कर के फिर से खड़े हो पाएंगे, या फिर अपनी बनाए हुए नियम के अनुसार ही 75 साल पूरे करते करते वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति अगर आसानी से चला जाएगा तो ताज्जुब होगा। जाहिर तौर पर उनके सामने उनके अपने हीरो पुतिन हैं, ट्रंप हैं, शी जिनपिंग हैं। वो गांधीवादी नहीं है, वो उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा, वो सब गॉडसे और सावरकर और हेडगेवार के मूल्यों और उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-11 साल में ढेर सारी चुनौतियों का मुकाबला किया और हंसते हंसते किया। सारी ताकतों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। चुनाव आयोग हो, आरबीआई हो और दूसरी संस्थाएं, मीडिया को तो अपना पालतू बना करके रख लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती उन्हें अपने घर से, अपने पितृ संगठन से मिल रही है, आरएसएस से। ये खबरें बहुत पहले भी आती रही हैं कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी में एक तनाव है, लेकिन तनाव से ज्यादा वो कंपटीशन रहा है। सुनने में आया था कि नरेंद्र मोदी दरअसल राजनीति में जाने से पहले संघ में जाना चाहते थे और सरसंघ चालक बनना चाहते थे। यानी वो जगह मोहन भागवत को मिली और नरेंद्र मोदी रुख कर गए राजनीति का, और राजनीति में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। ऐसे में नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के सामने झुकने का तैयार ही नहीं है। और मोहन भागवत आरएसएस की परंपरा के अनुसार पार्टी और सरकार को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हालांकि पिछले 10 साल में लगातार नरेंद्र मोदी ने अपनी शर्तों पर सरकार चलाई है, लेकिन आरएसएस की नीतियों को बखूबी अंगीकार किया है। और यही वजह है कि दोनों में कोई खास तनाव नहीं रहा। ये आरएसएस की बड़ी बैठक बंगलुरु में चल रही है इस समय। उसके प्रतिनिधि सभा की बैठक है ये। और इस बैठक में एक मुद्दे पर खास चर्चा चल रही है, और वो मुद्दा है कि बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट कौन होगा। हालांकि आज उनके संयुक्त सचिव अरुण कुमार ने तो ये कहा कि पार्टी और संगठन के बीच कोई तनाव नहीं है, कोई तकरार नहीं है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष 30 मार्च तक देना है, ये ऐलान हो गया है। मोदी से वो टकराव नहीं लेना चाहते, लेकिन चाहते ये भी हैं कि एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो आरएसएस को रिपोर्ट करे, जो नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में ना हो। आज वहां से ये मैसेज दिया गया है, लेकिन इतने संकेत में कि ताकि ये समझ में नहीं आए लोगों को कि आरएसएस और बीजेपी में या आरएसएस और गुजरात लॉबी में कोई तकरार भी है। दूसरी चुनौती जिसका सामना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की 2 बैसाखियों पर मोदी की सरकार चल रही है।
पिछले चुनाव में 240 पर आकर के अटक गए और फिर उन्हें वो काम करना पड़ा जिसके आदि नरेंद्र मोदी नहीं है। गठबंधन, और उसमें भी दो बैसाखियां, और ऐसी बैसाखियां जो समय समय पर अपनी शर्तें रखती हैं। नायडू साहब का तो एटीएम ही चलता है, यहां से कैश करा करके वो ले जाते हैं। नीतीश कुमार जरूर लगता है कि घुटने टेक दिख चुके हैं, या उनकी मानसिक दशा ऐसी हो गई है कि उनका कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या डिसीजन लेंगे और आने वाले वक्त में वो किस तरह की राजनीति करेंगे। अब तो ये भी कहना मुश्किल है। राष्ट्रगान को लेकर के जो अभी चर्चा हुई, राष्ट्रगान के समय पर भी नीतीश कुमार जो हरकतें कर रहे थे, वो लगता है कि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हैं। तो नीतीश कुमार के बूते का भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन नायडू आंध्र प्रदेश में बैठे हुए हैं और 2 बार तो कम से कम भरपूर वो एटीएम से कैश लेकर के गए। लेकिन एक दूसरा मुद्दा इस समय फंस गया है। एक तो मुद्दा है मुस्लिम वक्फ बोर्ड का, और दूसरा मुद्दा है भाषाई। वक्फ बोर्ड के मामले पर जो तकरार हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी या दूसरे और जो एनडीए के घटक दल हैं, जो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को मान करके चलते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम वोट उनको मिलता है, वो राजनीतिक दल बीजेपी या मोदी सरकार की इस पहल से खुश नहीं। जो वक्फ संपत्तियों पर सरकार कब्जा करना चाहती है, इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने कुछ संकेत दिए हैं। और वो संकेत ये है कि कल फ्राइडे के दिन जब पार्लियामेंट में संभावना थी कि वक्फ बोर्ड को लेकर के कोई विधेयक आ सकता है, उस समय चंद्रबाबू नायडू के सारे सांसद मौजूद थे और उस समय वो कुछ पलटवार हो भी सकता था, इसलिए सरकार ने भांप लिया इसको और वो कोई विधेयक लेकर के नहीं आए। चंद्रबाबू नायडू अगर ये मुद्दा सामने आता है तो वो मोदी सरकार से बगावत करेंगे, भले ही वो बगावत ये ना हो कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, लेकिन चुनौती इतनी जरूर होगी कि नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा। और जो विधेयक नहीं आया वो इस बात का सबूत है। एक तो ये मामला है चंद्रबाबू नायडू का, लेकिन इससे बड़ा एक और मामला है जो तीसरी चुनौती के रूप में मैं आज के इस वीडियो में सामने रख रहा हूं। वो तीसरी चुनौती है अभी जो बैठक चल रही है, आज जो बैठक हुई है चेन्नई में, के स्टालिन ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। वो बैठक जो हिंदी भाषा को थोपने को लेकर के या डिलिमिटेशन को लेकर के, परिसीमन को लेकर के बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दक्षिणी राज्यों बंगाल, पंजाब और उड़ीसा से आई है। उसमें पी विजयन भी थे, उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी भी थे, उसमें नवीन पटनायक ने भी अपना मैसेज भेजा, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, उसमें आंध्र प्रदेश के जो प्रतिद्वंदी हैं चंद्रबाबू नायडू के, जगनमोहन रेड्डी, वो भी थे। तो जो साउथ के स्टेट हैं, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, प्लस पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, परिसीमन के चलते इन राज्यों की जो ताकत कम होने जा रही है और तमिलनाडु में हिंदी भाषा थोपने को लेकर के जो पेनिट्रेशन हुआ है, जो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, और सीधे तौर पर स्टालिन उसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते, पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हिंदी थोपने को लेकर के एक बड़ा मुद्दा, और इसका लंबा इतिहास रहा है। 1937 में तमिलनाडु में पहली जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, सी राजगोपालाचारी उस समय प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हाँ, प्रधानमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय मुख्यमंत्री शब्द नहीं था, प्रधानमंत्री ही कहलाता था राज्यों का। सी राजगोपालाचारी के मुख्यमंत्रित्व में
हिंदी को 10वीं तक अनिवार्य कर दिया गया था और इतना बड़ा आंदोलन इसके विरोध में खड़ा हुआ पेरियार साहब के नेतृत्व में कि 1 साल के भीतर इसे वापस लेना पड़ा। और पेरियार का आंदोलन हिंदी राष्ट्रवाद के खिलाफ तो था ही, वो आंदोलन अपने दक्षिण की राजनीति के स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ था। वो हिंदी पट्टी का जो हिंदुत्व है उसके खिलाफ भी खड़ा हुआ था। और उस आंदोलन ने आगे चल करके राजभाषा के सवाल पर फिर एक बड़े आंदोलन की शक्ल ली और हिंदी के बजाय अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में अनवरत चलाए रखने की गारंटी मिली। और उसमें यह कहा गया कि जब तक दक्षिण भारत ना चाहे तब तक हिंदी राजभाषा के रूप में पूरे तौर पर लागू नहीं होगी। त्रिभाषा फॉर्मूला बना। अब ये स्पेस नहीं है यहाँ पे कि इस पर मैं लंबी चर्चा करूं, लेकिन तमिलनाडु में खास करके जो हिंदुस्तान का नारा हुआ करता था हिंदू महासभा का या जनसंघ और आरएसएस ने उसको अपरोक्ष रूप से अपनाया हुआ था, उसी आइडियोलॉजी की आज सरकार है जो लगातार हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रही है। उसका पलटवार दिखाई पड़ रहा है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु अपने पेरियार साहब के उस जो स्वाभिमान का आंदोलन था उस पर लौटते हुए दिख रही है। तो ऐसे में बड़ा खतरा ये भी है कि क्या फिर से कोई भाषाई राजनीति को लेकर के उबाल पैदा हो सकता है। नंबर 1 चुनौती। नंबर 2 डीलिमिटेशन को लेकर के जो मुद्दा है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है डीलिमिटेशन को लेकर के, जिसका नियम ये बनाया गया था कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक सीटें रहनी थीं, और फिर ये था कि 2021 की जनगणना के आधार पर सीटें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन 2021 की जनगणना नहीं हुई, ना मोदी सरकार का कोई इरादा है, क्योंकि बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया अलग से। बावजूद इसके डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया, सुखबोगाहट जो दिखाई पड़ रही है, उससे दक्षिण के राज्यों में बेचैनी है और वो सीधे तौर पर चुनौती पेश कर रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर और दक्षिण के बीच जो नफरत की राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या परिसीमन के जरिए जो उत्तर भारत के 3-4 राज्यों में बड़ी संख्या हासिल करना चाहती है, और गोबर पट्टी में जहां गाय गोबर गोमूत्र के जरिए ही लोगों का तुष्टीकरण करके रखा जा सकता है। दक्षिण वो है जहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जहां पर एजुकेशन है, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर है, जहां पे साइंस है, जहां पे टेक्नोलॉजी है, जहां पे मैनेजमेंट है, जहां पे और जो रोजगार है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे केवल कुंभ है, अभी कांवड़ यात्रा होगी, और इसी में लोगों को फंसाए रखने की, मुसलमानों के खिलाफ अभी औरंगजेब है, फिर संभल वाला मामला है, ढेर सारे मुद्दे हैं और इसी में फंसा करके रखना है। लेकिन दक्षिण में बीजेपी इसलिए नहीं सफल हो पाती क्योंकि वहां तो मुद्दों की बात करनी होगी, सीधे लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की। तो ये जो डिसबैलेंस होने जा रहा है, और दक्षिण के राज्यों का कहना यह है कि क्या हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, इसकी सजा मिलेगी हमें। और डीलिमिटेशन के जरिए जो दक्षिण का विरोध हो रहा है, इसमें भी बीजेपी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है और सोचती है कि अगर ये नफरत पैदा हो जाएगी दक्षिण के साथ, तो फिर उत्तर भारत में उसे जीतने में आसानी हो सकती है। लेकिन इसका एक दूरगामी परिणाम ये होने जा रहा है, या हो सकता है, वो ये कि जो इंडिया अलायंस बिखर गया था, स्टालिन है यहाँ पे उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, यहाँ पे पंजाब के भगवंत मान हैं, ये सब मिलकर के राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के, क्या इंडिया, ममता बनर्जी भी इसमें होंगी, ये फिर से इंडिया अलायंस को मजबूती देंगे। और ये मजबूती चंद्रबाबू नायडू अगर इसके भीतर नहीं आते हैं तो चंद्रबाबू की राजनीति को ग्रहण लग सकता है। इसलिए देर सवेर उन्हें इस मुद्दे पर खड़ा ही होना होगा दक्षिण राज्यों के साथ।
और जब वो खड़े होंगे तो फिर ऑब्वियस है कि नरेंद्र मोदी को झुकना ही पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा। ऐसे में परिसीमन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी या तो झुकते हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी जाती है। ऑब्वियस है कि नरेंद्र मोदी यहां पर झुकेंगे। सवाल यह है कि क्या झुक करके नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी सत्ता को बचाएंगे, या फिर जो चुनौती और मिल रही है कि मोहन भागवत अभी एक नेशनल प्रेसिडेंट खड़ा करेंगे, वो क्या करेगा, और कहीं चंद्रबाबू परिसीमन पर अगर बीजेपी आक्रामक होती है तो चंद्रबाबू नायडू बैसाखी छीनेंगे, ये भी सही है। या फिर जो पहली बड़ी चुनौती है, ये तीनों मिलकर के नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि नरेंद्र मोदी कैसे इसका बचाव करते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।